ऑफ टेंस, यानी कि हम आपको टेंस से रूबरू कराए हुए थे। वहां पर बताए थे कि टेंस के चार चार रूप क्यों होते हैं, एक का चार, दूसरे का भी चार और तीसरे का भी चार, यानी कि टोटल 12 टेंस क्यों होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको वर्ब समझना जरूरी है। आइए वर्ब फॉर्म्स, आपको पता है कि टेंस जो है वो पूरी तरह से वर्ब के ऊपर ही डिपेंड है। 12 टेंस में से ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें वर्ब यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मेन भूमिका जो है टेंस को कैरी करने के लिए या फिर डिवाइड करने के लिए वो वर्ब का ही है। तो आते हैं वर्ब को भी समझ लेते हैं। गो, ये इसको आप प्रेजेंट वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब वन भी कह सकते हैं, या फिर मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब। उसके बाद आता है वेंट, ये वेंट जो है वो मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप आप शॉर्टकट में कह सकते हैं वर्ब 3। और फोर्थ होता है कंटिन्यू वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब यहाँ पर गो है, गो प्लस ing, आप यहाँ पर गो के जगह पे कम, राइट, लाफ इत्यादि जो भी है मेन वर्ब रहेगा, लिख सकते हैं, और उसके साथ ing फॉर्म को लगाना पड़ता है, तो वर्ब 4 तैयार होता है। वर्ब के मेन 4 ही रूप होते हैं, इसीलिए टेंस के भी 4 ही भाग हुए। मैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट जब आपको समझाऊंगा वहां पर समझाऊंगा V5 के बारे में कि V5 क्या होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो कुछ ऊपर लिखा गया है, डेफिनेशन में समझा देते हैं आपको। कर्ता के आदत या स्वभाव या फिर चिरंतन सत्य, सिद्धांत और स्थायी कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में व्यक्त किया जाता है। इसका पहचान है, पहचान किस बात के लिए है कि आपके सामने जो वाक्य रहेगा हिंदी में, उसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने को दे दिया जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है या किसी और टेंस का है। इसके लिए पहचान यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें क्रिया पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू इत्यादि इटीसी रहे तो उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में किया जाता है। अब इस टेंस में अनुवाद करने के 6 नियम होते हैं, 6 रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं। लेकिन यहाँ पर 2 एग्जांपल आपको दूं ताकि आपका कंफ्यूजन कुछ दूर हो जाए। जैसे रेखा गाना गाती है, मैं अगर बोलूं कि इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो आप कहेंगे रेखा सिंग्स सॉन्ग। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बर्फ ठंडी होती है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? जी नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। इसका अनुवाद देखिए कैसे होगा। The ice is cold। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये बात बताना चाहता हूं कि यहां पर ती है और यहां पर भी ती है, तो यहाँ पर रेखा सिंग्स सॉन्ग इस तरह से सेंटेंस बना है, और यहाँ पर इज आ गया। इज आर एन तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आता नहीं है, आप तो जानते हैं, फिर हम तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इज कहाँ से आ गया? जी, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नहीं है, ये
और इसके अंत में भी ती है, तो इस नियम से ये लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि क्रिया के अंत में, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में कोई क्रिया है ही नहीं, मेन क्रिया कोई है ही नहीं। यहाँ पर क्रिया है गाना गाना, ये गाना जो है ये क्रिया है, क्रिया के अंत में गाती है लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अनुवाद किया गया है। इस सेंटेंस में ती है, ये मेन वर्ब है ही नहीं, इसलिए इज आर के ऊपर इसको बनाया गया है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने कहा 6 रूल्स होते हैं, 6 रूल्स को हम आपको बताते हैं। मुझे इसको इरेज करना होगा, उसके लिए हमने आपको बताया था कि V5 प्रेजेंट इंडेफिनाइट जब आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसमें वर्ब 5 के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से शुरू करता हूं, फिर वर्ब 5 के बारे में बताता हूं। ये है स्ट्रक्चर्स। अब मैं नंबर 1 यहां पर लिखता हूं। नंबर 1 में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ब्रैकेट में एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीका से भी कहीं कहीं देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं? इस तरह से देख सकते हैं, ये रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर ऑब्जेक्ट लेकर के वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं कि वर्ब 5 बोल करके कुछ नहीं होता है। मैंने एक दो जगह और देखा जहां पर टीचर्स लोग समझा रहे हैं कि वर्ब 5 अगर वर्ब 5 होता तो सभी टेंस का 5-5 रूप होता, टेंस का 4-4 रूप नहीं होता। दूसरी बात कि आप 12 टेंस पढ़ लीजिए, टोटल टेंस पढ़ लीजिए, कहीं भी ये वर्ब 5 सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर नंबर 1 को छोड़ करके ये वर्ब 5 जो है कहीं यूज होता नहीं है। तो मतलब ये कि वर्ब 5 भी नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो खुद ही लिखा है यहाँ पर, मैं इसको समझाता हूँ कि क्या होता है। जब कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, असली रूप में रहता है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, मैं वीडियो के शुरू में बताया था, आप देख सकते हैं, तो वह प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब स्ट्रक्चर का नियम है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है। अब मेन वर्ब में एस या फिर ईएस जोड़ करके मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल से सिंगुलर। अब देखिए एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पर गो, अब ये गो जो है सो अपने मेन फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ईएस जोड़ देंगे, गोज। अब इस गोज को कुछ लोग कहते हैं वर्ब 5, जी नहीं, वर्ब 5 नहीं होता, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आइए स्ट्रक्चर नंबर 1 पर फिर से वापस आता हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 का कुछ नाम है, 3 नाम है, 3 नाम से इसको जान सकते हैं, लिख नहीं रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ये तीनों नाम है एक ही सेंटेंस का। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाऊं। क्या एग्जांपल दे सकता हूं? सब्जेक्ट की जगह पे मैंने ले लिया राम को, राम, वर्ब 1 की जगह पे या वर्ब की जगह पे मैं लेता हूं राम गोज। अब राम गोज क्यों हो रहा है? आपको पता ही है कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेले है, इसीलिए मुझे मेन वर्ब के साथ ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाना पड़ रहा है। तो राम गोज टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली। अब आपके लिए सामने एक और एग्जांपल दे दूं जहां पर मेन वर्ब ही आ जाएगा, तो कैसे होगा? वी कम हियर
वन पे ही बना है, वी वर्ब है, कम यहाँ पर सॉरी वी सब्जेक्ट है, कम यहाँ पर मेन वर्ब है और हियर एवरी मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन सुबह में आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 जिसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 2 का रूल क्या है जरा सा ये समझ लीजिए। स्ट्रक्चर नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने शुरू में ही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के स्ट्रक्चर नंबर 1 में मेन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस प्लस किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। उसके बाद यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 2 से लेकर के 6 तक किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जैसा मेन वर्ब रहता है वैसा ही रहता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो डज का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। एकदम 2 से लेकर के 6 तक ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन मेन वर्ब के साथ कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसीलिए कह रहा था कि गारंटी के साथ वर्ब फाइव नहीं होता है। कुछ एग्जांपल देता हूं आपके सामने। He does not read English. He does not read English. तीसरा नंबर स्ट्रक्चर उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कहने का मतलब ये कि जब आपको सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा या प्रश्न पूछा जाएगा, वो आएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 पे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आइए बता देता हूं। डू या फिर डज ये सामने चले आएंगे, ये सेंटेंस के सामने भी चले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में डू यू रीड हिंदी एवरी डे। डू यू रीड हिंदी एवरी डे? क्या आप प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं? ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 है। लिख नहीं रहा हूं, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है चौथा नंबर स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसका फॉर्मूला किस तरह से होता है? नंबर का होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में जैसे स्ट्रक्चर नंबर 3 आपको बताया था, उसी तरह से स्ट्रक्चर नंबर 4 भी होता है, बस इसमें नेगेटिव होता है, नॉट लगा रहता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डू वी नॉट रन इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट रन इन द मॉर्निंग? ये स्ट्रक्चर नंबर 4। आइए स्ट्रक्चर नंबर 5 समझते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 5 को कहते हैं WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH वर्ड क्या है? जिस वर्ड को आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेन, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं उनको WH वर्ड कहते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? 1-5 का कैसे होता है? सॉरी, स्ट्रक्चर नंबर 5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? WH वर्ड प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन।
अब इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं समझाता हूँ एग्जांपल लेकर के। होगा कि व्हाई, आप व्हाई की जगह पर कुछ और वर्ड्स भी ले सकते हैं जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्रश्न किस तरह से पूछ रहे हैं। व्हाई डज शी व्हाई डज शी कम हियर, व्हाई डज शी कम हियर, वह यहाँ क्यों आती है। स्ट्रक्चर नंबर 5 के बाद लास्ट स्ट्रक्चर हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट कैसा होता है, उस चीज को समझ लेना है। नंबर 6 है WH वर्ड प्लस डू या फिर डज। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं जब स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 लिखा था तो डू और डज, ये डी जो था वो कैपिटल में था, इसलिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएंगे या फिर स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ही होते हैं, इसीलिए कैपिटल में। आपको इसके बाद जो लिखना है स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ रहे हैं। एग्जांपल में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। WH वर्ड प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस होता है नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन 1। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन 1, ये 6 रूल्स है, 6 नंबर रूल है। इसके बाद अब कोई रूल नहीं होता है सेंटेंस अनुवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर नंबर 1 को छोड़ करके 2 से लेकर के 6 तक वर्ब 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि अगर सेंटेंस में गो होता, कम, लाव, राइट कुछ भी होता तो वह वही अपने रूप में ही होता, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता। एग्जांपल में समझिए इस चीज को। how do they not do work hard? How do they not do work hard? अब देखिए WH वर्ड के जगह पर how है, do डज में से do लिया गया है, सब्जेक्ट की जगह पर they है, नॉट की जगह पर नॉट लगा हुआ है, वर्ब 1 की जगह पर do है और ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्क हार्ड है। हालांकि वर्क हार्ड, वर्किंग करना, ये भी मेन वर्ब है, वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ से यूज किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपके सामने मैं रखा शुरू से लेकर के डिफिनेशन और पहचान तक, और वहां से स्टेप नंबर 1 से लेकर के 6 तक। अब आता है एक कि किस सब्जेक्ट के साथ, किस प्रोनाउन के साथ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा। इस चीज को भी इस तरह से समझ लेना है। ही, शी, ई या कोई एक नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। और इसी चीज को टू में समझ लेना है। आई, यू, वी, दे या फिर एक से अधिक नामों के साथ डू का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दी होगी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सब कुछ समझ पाए होंगे। फिर भी अंत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके कमेंट्स और आपके फोन का मुझे इंतजार रहेगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 2 बार देखें, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए या कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें या हमें फोन करके जान लें। तब तक के लिए जय हिंद।